हेलो ऑल डियर स्टूडेंट्स, तो रेडी हैं आज आप एक और शिफ्ट को मेरे साथ डिटेल में एनालाइज करने के लिए। बच्चों, आज हम 10 सितंबर 2024 की शिफ्ट 3 देखने वाले हैं। शिफ्ट 2 शिफ्ट 1 ऑलरेडी अपलोड हो चुकी है। आई होप आपने देख लिया होगा। एंड स्टार्ट करते हैं बच्चों। आई होप आप सबकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही है। नया साल है, नया जोश है ना। चलो, क्वेश्चन नंबर 1 है बच्चों हमारा, फियर ऑफ क्लोज स्पेसेस। बच्चों, आपको फोबियाज बहुत अच्छे से याद रखने हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। कुछ गिने चुने फोबियाज हैं, मैंने आगे दे भी रखे हैं। तो फियर ऑफ क्लोज स्पेसेस, क्लोज स्पेसेस का मतलब क्या होता है? जैसे बंद जगह होती है, अपार्टमेंट हो गया, एलिवेटर हो गया, लिफ्ट हो गई, इन सब में जाने से किसी किसी को डर लगता है। और फियर में बच्चों कभी किसी को जज नहीं करना है कि इसको इस चीज से डर क्यों लगता है। हो सकता है कुछ ऐसा पास्ट में कोई घटना हुई हो या किसी के दिमाग में कुछ ऐसी चीज बैठी हुई हो, तो डोंट बी जजमेंटल, ठीक है। सबको किसी ना किसी तरह के फियर होते हैं। तो फियर ऑफ क्लोज स्पेसेस क्या होगा? क्लोज को देखो, क्लॉस्ट्रो से ऐसे याद करो। क्लोज लिख रहा है, क्लॉस्ट्रो मतलब क्लोज मतलब बंद जगहों से किसी को डर लगता है, दैट इज कॉल्ड क्लॉस्ट्रोफोबिया, ठीक है। फोटोफोबिया होता है बच्चों फियर ऑफ लाइट। फियर ऑफ लाइट, किसी को अगर प्रकाश से डर लगता है, ठीक है, उजाले से डर लगता है, दैट इज फोटोफोबिया। ऑप्टोफोबिया होता है बच्चों फियर ऑफ ओपनिंग आईज। फियर ऑफ ओपनिंग आईज। अच्छा, ये जिसको भी फियर होता है ना, ही प्रेफर्स बीइंग इंडोर्स, वो थोड़ा अंदर रहना पसंद करता है, ज्यादा बाहर नहीं जाता, उसको अंधेरा पसंद है, ठीक है। डिम लाइट्स में रहना पसंद करता है वो, क्योंकि उसको आंखें खोलने से डर लगता है। ही प्रेफर्स टू स्टे इंडोर्स, ओके। एगोराफोबिया होता है बच्चों फियर ऑफ बीइंग इन पब्लिक स्पेसेस, ठीक है, फियर ऑफ बीइंग इन पब्लिक स्पेसेस। अब पब्लिक स्पेसेस क्या हो गई? जैसे बड़ी बड़ी जगह हैं, फॉर एग्जाम्पल एयरपोर्ट है, क्योंकि खुले स्थान होते हैं। एगोराफोबिया होता है खुले खुले स्थानों का डर, जहाँ बहुत सारे लोग होते हैं। एयरपोर्ट है, रेलवे स्टेशन है, ऐसी जगहों का डर जहां पर बहुत सारे लोग होते हैं, अ लॉट ऑफ पीपल, बहुत सारे लोग जहां होते हैं, उस ऐसे स्थानों पर जाने का डर जो होता है वो होता है एगोराफोबिया, ओके। तो 4 फोबियाज तो बच्चों ये हैं। एंड आप लोगों के लिए मैंने यहाँ पे काफी सारे फोबियाज लिख दिए हैं। हाइट से डर, एक्रोफोबिया, गहराई से डर, बेदोफोबिया, जो आपके ढलान होती है, स्टीप स्लोप्स और स्टेयर्स होती है, उसके लिए बेदोमोफोबिया, स्पाइडर मकड़ी से डर अरेक्नोफोबिया, सांप से डर ओफिडियोफोबिया, बिजली कड़कने और बादल गरजने का जो डर होता है वो एस्ट्राफोबिया, एस्ट्रो से याद कर लो, एस्ट्रोलॉजी से, है ना। इम्परफेक्शन का डर, कि मैं किसी भी काम को करूंगा तो मैं इम्परफेक्ट हूँ, अच्छे से नहीं कर पाऊंगा। तो इम्परफेक्शन तो बच्चों हमेशा सब में रहता है, नोबडी इज परफेक्ट। कोई भी ये नहीं कह सकता कि नाउ आई एम परफेक्ट। जब किसी ने ये मान लिया कि आई एम परफेक्ट, वो सीखना छोड़ देता है, और सीखना छोड़ देते हैं तो आपकी जो ग्रोथ है वो रुक जाती है। फ्लाइंग, उड़ने का डर, एरोफोबिया, एरोप्लेन से याद कर लो इसको। ओपन स्पेसेस एंड क्राउड अभी आया था, एगोराफोबिया। निडल्स और पॉइंटेड ऑब्जेक्ट, चुभने वाली बारीक चीजों का डर जो होता है वो होता है आपका एक्मोफोबिया। फेलियर और नेगेटिव इवैल्यूएशन ऑफ अदर, जो कि बहुत सारे लोगों को होता है, कि मैं ऐसा करूंगा तो लोग क्या कहेंगे, लोग मुझे इवैल्यूएट करेंगे, जज करेंगे। बिल्कुल नहीं घबराना इन सब चीजों से, लोगों का तो काम है कहना, ठीक है। इस तरह के फेलियर, या फिर भाई आपको असफल होने का डर लगता है, या नेगेटिव इवैल्यूएट करेंगे लोग, आपको जज करेंगे, उसका डर लगता है, उसके लिए आपका ये वाला फोबिया, ठीक है। डार्कनेस का डर है, कैट्स का डर है, किसी को पेन का फोबिया है कि मुझे पेन ना हो जाए। गाड़ी में, कार में राइड करने का डर, जिसको कार में बैठ के वॉमिट और नौजिया जैसा होता है, कार में नहीं बैठ सकता वो, ठीक है। पुरुषों से डर आपका एंड्रोफोबिया, एंड्रो हमेशा मेन के लिए आता है। टाइट स्पेसेस अभी आपने देख लिया। क्लॉस्ट्रोफोबिया मतलब बंद बंद जगहों का डर, जैसे एलिवेटर है, लिफ्ट है, इन सब जगहों का डर। कीड़े मकोड़ों का डर आपका एंटोमोफोबिया हो गया। एनिमल से डर जूफोबिया। डेड बॉडीज का डर नेक्रोफोबिया होता है। और नेक्रोमेंसी क्या होता है? ऑबिचुअरी, है ना। डेड जो लोग हैं, मृत लोगों की लिस्ट होती है, उसको आप नेक्रोमेंसी कहते हैं, सॉरी, नेक्रोलॉजी कहते हैं। तो फिर नेक्रोमेंसी क्या है? नेक्रोलॉजी तो हो गया डेड लोगों का, मृत लोगों का लिस्ट, उनके नाम लिखना, नेक्रोलॉजी। और नेक्रोमेंसी होता है जादू टोना, सॉर्सरी, ठीक है, ब्लैक मैजिक जिसको आप कहते हैं। और ऐसा डर कि भूत प्रेत होता है, फैस्मोफोबिया, कि मुझे बीमारी हो जाएगी, बीमारी हो जाएगी, जैसे कोविड में बहुत लोगों को था, वो नोजोफोबिया है। महिलाओं से डर, गाइनोफोबिया। लोगों को पब्लिक में बोलने का डर लगता है, वो ग्लॉसोफोबिया है। मैरिज गैमो से,
मिज़ोगेमिस्ट जिसको शादी से हेट होती है, तो शादी का डर गैमोफोबिया है, ठीक है? नंबर 13 से लोगों को डर लगता है और फ़ियर ऑफ बीइंग विदाउट अ मोबाइल फ़ोन, ये बहुत लोगों को है आजकल की फ़ोन नहीं है, फ़ोन नहीं है, जैसे ही फ्री होते हैं फ़ोन पर हाथ जाता है। फ़ोन नहीं होने का जो डर है दैट इज़ नोमोफ़ोबिया। अंधेरे से डर क्या है? निक्टोफ़ोबिया, ठीक है? को कुछ भी चीज़ जो नॉकटर्नल होती है, नॉकटर्नल का मतलब होता है कुछ ऐसा जो एक्टिव एट नाइट, जो रात को एक्टिव होता है। जैसे उल्लू कैसा एनिमल है? नॉकटर्नल एनिमल है। स्केबीज कैसी डिजीज है? नॉकटर्नल डिजीज है क्योंकि रात को ही एक्टिव होती है। इचिंग का प्रॉब्लम होता है उसमें अंधेरे में, ठीक है? चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। हिस्टोरियंस टेल अस हाउ दिस कंट्री वाज डिवाइडेड इनटू 3, ठीक है? इसको हमें पैसिव वॉइस में देखना है। हिस्टोरियंस टेल अस, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है बच्चों। एक्टिव वॉइस में जब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होता है तो पैसिव वॉइस में कैसे चेंज होता है? इज, एम, आर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में। मुझे ये देखना है कि इज, एम, आर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म कहाँ दे रखी है, ठीक है? तो देखो, यहाँ पर ये जो अस है इसका क्या बन गया? सब्जेक्टिव केस। ये जो ऑब्जेक्टिव केस है इसका क्या बन गया यहाँ का? सब्जेक्टिव केस। तो वी आर टोल्ड, वी आर टोल्ड, वी आर टोल्ड, वी हैव बीन टोल्ड, ये तो गलत हो गया, ठीक है? ये वाला तो आपका गलत हो गया क्योंकि हैव बीन आ रहा है यहाँ पर। चलो, यहाँ पर भी वी आर टोल्ड है, यहाँ पर भी वी आर टोल्ड है, यहाँ पर भी वी आर टोल्ड है, मतलब ये तो सही है, मतलब आगे कहीं न कहीं कोई दिक्कत होगी। चलो, हाउ दिस कंट्री वाज़ डिवाइडेड इंटू 3, ये वाज़ डिवाइडेड है, ठीक है? तो देखो वाज़ डिवाइडेड है, पास्ट टेंस है, पास्ट टेंस को प्रेजेंट में चेंज करेंगे क्या? और वैसे भी आप एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस में टेंस चेंज करते हो क्या? टेंस नहीं चेंज होता वॉइस में, टेंस चेंज होता है डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में जब हम चेंज करते हैं। टेंस चेंज हो गया, ये गलत हो गया। वाज़ डिवाइडेड को खाली डिवाइडेड कर दिया, गलत हो गया। भाई ये तो एज़ इट इज़ रहेगा ना वाज़ डिवाइडेड। आप पैसिव वॉइस किसका बनाओगे? इसका बनाओगे ना, मेन वर्ब का हिस्टोरियंस टेल अस, तो ये एज़ इट इज़ रहेगा, जो यहाँ पर है वही यहाँ पर होगा। इस हिसाब से आपका जो करेक्ट आंसर होगा बच्चों वो हो जाएगा थर्ड, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द ट्रांजिस्टर्स आर यूज्ड एज द मेन डैश विच आर बिल्ट इनटू कंप्यूटर चिप्स। ट्रांजिस्टर्स जो हैं आर यूज्ड एज द मेन कंपोनेंट। कंपोनेंट्स की स्पेलिंग देखनी है हमें, तो कंपोनेंट्स की स्पेलिंग बच्चों ये ठीक है, COMPONENTS, और के तो वैसे भी नहीं आता, ये तो बिल्कुल ही absurd है। और कंपोनेंट्स थोड़ी होता है, कंपोनेंट्स होता है। कंपोनेंट्स किसी भी चीज के पार्ट्स होते हैं बच्चों, किसी चीज के इंग्रेडिएंट्स कह लो आप। इंग्रेडिएंट्स किस किस चीज से मिलकर वो बना है, ठीक है? एलिमेंट्स हो जाएंगे। तो ये कहना चाह रहा है, ओके? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा पैराजम्बल का है। टेक्नोलॉजी हैज रिवॉल्यूशनाइज्ड एंड इट हैज ट्रांसफॉर्म्ड द वे। भाई इट किसके लिए आ रहा है ये मुझे देखना है। ये इट किसके लिए आ रहा होगा? किसने ट्रांसफॉर्म कर दिया? ट्रांसफॉर्म मतलब चेंज कर दिया, चेंज कर दिया। रिवॉल्यूशनाइज्ड का मतलब भी चेंज कर दिया, एक क्रांति ला दी है। क्रांति ला दी है, किसने ला दी है? पढ़कर देखते हैं, ठीक है? एवरी एस्पेक्ट ऑफ आवर लाइव्स वी कम्युनिकेट एंड कनेक्ट। तो भाई अब ये जो इट है ये किसके लिए आ रहा है? मेरे को चारों सेंटेंसेस में इट के लिए एक ही नाउन दिख रही है, टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी के लिए इट आ रहा होगा, मतलब ये बात तो पक्का है कि पी के बाद में क्यू आएगा। अब ये नहीं कह सकते कि पी के बाद में डायरेक्ट क्यू आना चाहिए या फिर बीच में कुछ आएगा, मतलब ये ऐसे भी हो सकता है पी क्यू, और ये ऐसे भी हो सकता है पी क्यू। तो मुझे ये देखना है कि पी के बाद डायरेक्ट क्यू आएगा या बीच में भी कुछ आना चाहिए। चलो देखते हैं। टेक्नोलॉजी हैज रिवॉल्यूशनाइज्ड, एक बार हम इससे सेंटेंस को स्टार्ट करते हैं क्योंकि मुझे एक यही नाउन और एक सेंटेंस दिख रहा है जो कि स्टैंड अलोन है और टेक्नोलॉजी के बारे में ही बात हो रही है। टेक्नोलॉजी हैज रिवॉल्यूशनाइज्ड, ये वर्ब है, तो मुझे ये देखना है इसने क्या चेंज किया है। इसने क्या चेंज किया? एवरी एस्पेक्ट ऑफ आवर लाइव्स। टेक्नोलॉजी ने हमारे जीवन के हर पहलू को बदला है ना, हमारे कम्युनिकेशन का तरीका बदल दिया, हमारे रहने का तरीका बदल दिया, ठीक है? हमारे काम करने का तरीका बदल दिया, हमारे पढ़ने का तरीका बदल दिया, पढ़ाने का तरीका बदल दिया। तो टेक्नोलॉजी हैज रिवॉल्यूशनाइज्ड एवरी एस्पेक्ट ऑफ आवर लाइव्स, ठीक है? पहले तो ये सेंटेंस हो गया, एंड इट हैज ट्रांसफॉर्म्ड द वे, एंड और इसने वो तरीका बदल दिया है जिस प्रकार हम बात करते हैं और एक दूसरे से कनेक्ट करते हैं। तो इस हिसाब से होना चाहिए बच्चों, POQR, POQR।
Technology has revolutionized every aspect of our lives and it has transformed the way we communicate and connect. वे कौन सा? जिस प्रकार से हम बात करते हैं और एक दूसरे से कनेक्ट करते हैं. ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा. द डैश टू द वेन्यू वॉज डेकोरेटेड विद ब्यूटिफुल लाइट्स. भाई वेन्यू था ना जहाँ पर जो भी पार्टी वार्टी वगैरह थी, उसको डेकोरेट किया गया था. डेकोरेट करना मतलब ऑर्नामेंट करना, ब्यूटीफाई करना. ठीक है, ब्यूटीफुल लाइट्स. अब ये वर्ड दे रखा है एग्जिट. एग्जिट का मुझे चाहिए एंटोनिम. किस चीज को सजाया था? तो ऑब्वियसली देखो, इसको ज्यादा हम डिटेल में ना भी देखें तो एग्जिट का ऑपोजिट क्या है? एंट्री. एंट्री को सजाया गया था, बहुत अच्छे से ब्यूटीफुल लाइट्स वगैरह लगाई गई थी. चलो बाकी के देख लेते हैं हम. रोड, भाई रोड कोई भी होगा तो वो पाथ होगा ना कहीं जाने का. पाथ होगा, एवेन्यू होगा, ठीक है, रूट होगा, कहीं पर जाने का रास्ता होगा, पाथ होगा, रूट होगा. ठीक है, अच्छा बच्चों, हाउस के लिए हमारे पास कौन कौन से वर्ड्स है? भाई हाउस के लिए हमारे पास रेजिडेंस है, किसी का आवास होता है, रेजिडेंस है. डोमिसाइल है, ठीक है, अबोर्ड है. अबोर्ड का मतलब भी आवास होता है, डोमिसाइल होता है. ठीक है, और आप कह सकते हैं लॉज है, हैबिटेशन है. लॉज होगा, शेल्टर होगा, शेल्टर होगा, हैबिटेशन होगा. ठीक है, अकोमोडेशन होगा, आवास. आवास के लिए सारे वर्ड्स हमारे पास हैं, अकोमोडेशन, अबोट, है ना. बाकी रेजिडेंट के लिए क्या होगा? ये तो रेजिडेंस है, जो रहने वाला व्यक्ति है वो कौन होगा? जैसे अगर हम लिखें रेजिडेंट, ये तो है निवासी, ये तो है आवास या निवास, वो जगह जहाँ रहा जाता है. और ये कौन है? निवासी, जो रहता है. तो जो रहेगा वो रेजिडेंट होगा और ऑक्यूपेंट होगा. वहां पर रहेगा तो वो नेटिव होगा. जो नेटिव होगा उसको एबोरिजिनी कहोगे. एबोरिजिनी होता है बच्चों लोकल लोग, जो वहां पहले से रह रहे हैं. ठीक है, डेनिजन, ड्वेलर, सिटीजन, ये सारे हो जाएंगे. डेनिजन हो जाएगा, ड्वेलर हो जाएगा, वहां रहने वाला सिटीजन हो जाएगा. ठीक है, यहाँ पर जैसे यहाँ ड्वेलर है तो इस केस में यहाँ क्या आ जाएगा? ड्वेलिंग. आवास के लिए आ जाएगा ड्वेलिंग और रहने वाले के लिए ड्वेलर आ जाएगा. ओके, सेरेमनी होती है बच्चों, कोई भी रिचुअल्स जो कि परफॉर्म परफॉर्म किए जाते हैं ग्रैंड ओकेजन्स पे. बड़े बड़े कोई ओकेजन है उसमें कुछ रिचुअल्स होते हैं जिनको परफॉर्म करना जरूरी होता है, परफॉर्म किए जाते हैं, उनको आप सेरेमनी कहेंगे. तो वो कहीं के प्रोटोकॉल होंगे जिनको मानना पड़ेगा, परफॉर्म किया जाएगा. प्रोटोकॉल होगा वहां का, है ना. फॉर्मेलिटीज होंगी कुछ, फॉर्मेलिटीज होंगी, डेकोरम होगा. तो कुछ भी ऐसा, कुछ ऐसे रिचुअल्स जिनको परफॉर्म किया जाता है किसी ग्रैंड ओकेजन पर, एटिकेट होंगे वो. ठीक है, एटिकेट कह सकते हैं आप. इसके लिए इसी लिस्ट में आप एटिकेट वर्ड जोड़ सकते हैं. एंड पंक्टिलियो, वन मोर वर्ड. ओके, तो इस हिसाब से हमारा आंसर तो हमने पहले ही कर लिया था बच्चों, एग्जिट का ऑपोजिट एंट्री होता है, बट फिर भी हमने आगे पीछे के सारे वर्ड्स देख लिए हैं. नेक्स्ट देखते हैं. नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6. केयर अ हैंग एक इडियम है जिसका मतलब होता है बच्चों गिव अ डैम. इसका मतलब है गिव अ डैम. आप कब कहते हैं गिव अ डैम? व्हेन यू वांट टू शो दैट यू डोंट केयर अबाउट समथिंग. गिव अ हूट भी होगा, गिव अ डैम और गिव अ हूट. मतलब आप कहते हैं कि आपको कोई लेना देना नहीं, यू आर लीस्ट इंटरेस्टेड इन समथिंग, मुझे फर्क नहीं पड़ता. इस तरह से जब आप कहेंगे. तो हैंगिंग क्लोथ टू ड्राई, कपड़े सुखा रहे हैं क्या? हैंग से देखो, जब भी इडियम्स में आपको कंफ्यूजन हो आप ये देखा करो कि absurd मीनिंग तो नहीं, हैंग का हैंग ही ले लिया जो कि गलत है. वर्ड मीनिंग नहीं होता कभी भी इसका आंसर. पुटिंग आउटफिट ऑन अ हैंगर, फिर से हैंग ले लिया, हैंगर. आप किसी आउटफिट को हैंगर पे टांग रहे हैं क्या? और अगर आपको वर्ड दिखता है HANGAR, तो ये होता है जहां पर अ प्लेस वेयर एयरक्राफ्ट आर कैप, जहां पर प्लेन्स को रखा जाता है, जहां पर प्लेन्स को रखा जाता है उसे हैंगार कहते हैं. ये भी नहीं होगा केयरिंग टू मच, नहीं. आप तो कह रहे हैं शोइंग नो इंटरेस्ट. एंड व्हेन यू आर शोइंग नो इंटरेस्ट टुवर्ड्स समथिंग यू आर अपैथेटिक,
यू आर पैसिव एंड यू आर इंडिफरेंट एंड डिटैच्ड टू दैट थिंग, ठीक है? आप डिटैच्ड हो, उससे आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, कोई लेना-देना नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं बच्चों। अब ये इतने बड़े-बड़े आपको जब एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस दिखते हैं, तो इसमें बिल्कुल घबराने की बात नहीं होती है, आपको तो मेन वर्ब देखनी है बस। द कंपनी सब्जेक्ट है आपका, विल लॉन्च वर्ब है, द न्यू प्रोडक्ट ये आपका ऑब्जेक्ट है, बस इससे मुझे लेना-देना है एसवीओ। ये ओ इधर आ जाएगा तो देखो न्यू प्रोडक्ट से सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है और द कंपनी आपका एजेंट बन जाएगा। मुझे तो ये देखना है विल लॉन्च। जब आपके पास विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है तो पैसिव वॉइस कैसे बनता है? विल प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, मुझे ये देखना है ये कहाँ पर है, ठीक है? ये कहाँ पर है ये देख लो बस आप। तो देखो यहाँ पर वर्ब बीइंग लॉन्च्ड आ गया, गलत हो गया। यहाँ पर वाज़ लॉन्च्ड आ गया, गलत हो गया। टेंस ही चेंज कर दिया, फ्यूचर टेंस में एक्टिव वॉइस दे रखा है, पास्ट थोड़ी हो जाएगा। और विल हैव बीन लॉन्च्ड या फ्यूचर परफेक्ट दे दिया, जबकि फ्यूचर सिंपल को फ्यूचर सिंपल ही रहने देना है, बस पैसिव वॉइस में बनाना है। तो विल बी लॉन्च्ड यहाँ पर आ रहा है, दिस इज़ विल बी लॉन्च्ड, आंसर हो जाएगा आपका ये। The new product will be launched by the company next month and it is already being promoted. अब देखो यहाँ पर and they are already promoting it. अब are plus verb की first form plus ing, तो is am are plus verb की first form plus ing को किस में change करते हैं? is am are plus being plus verb की third form में। तो यहाँ पर हो रहा है देखो is, फिर आ रहा है being, बीइंग प्लस प्रमोटेड वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो इस हिसाब से आपका फर्स्ट वाला जो ऑप्शन है वो करेक्ट होना चाहिए बच्चों, ठीक है? बच्चों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, जिसमें मैकेनिकल वर्ड गिवन है और हमसे एंटोनिम पूछा है। मैकेनिकल का एक मतलब तो होगा रिलेटेड टू मशीन, जो मशीन से चलता है, जो ऑटोमेटेड होता है, जैसे आपने कहा अ मैकेनिकल पंप, तो वो किससे चलता है? मशीन से चलता है। तो एक तो आपका इसका मीनिंग हो गया बच्चों रिलेटेड टू मशीन, कुछ जो मशीन से रिलेटेड हो, मशीन से चलता हो, तो उस केस में तो इसका जो सिनोनिम है, सिनोनिम तो हो गया बच्चों ऑटोमेटाइज, है ना? ऑटोमेटाइज। अब मैनुअल का मतलब क्या होता है? मैनुअल का मतलब होता है डन विद हैंड्स, जो हाथों से किया जाता हो, मैनुअली किया जाता हो। जैसे इसका एक एग्जांपल हम लें, अगर जब हम ट्रैफिक लाइट की बात करते हैं तो वो अपने आप चलती है, रेड हो जाती है, येलो हो जाती है, ग्रीन हो जाती है। लेकिन जब ट्रैफिक लाइट में कोई ग्लिच आ जाता है, कोई फॉल्ट आ जाता है, वो खराब हो जाता है, तो मैनुअली ट्रैफिक को कंट्रोल करते हैं ट्रैफिक पुलिस वाले हाथों से, है ना? वो व्हिसल बजाते हैं, हाथ करते हैं कि अब आप रुक जाइए, अब आप चलिए। दिस इज डन मैनुअली, हाथ यूज करके मैनुअली करते हैं, ठीक है? तो जब आप मैनुअली किसी, अच्छा मैनुअली जो लोग काम करते हैं जैसे फैक्ट्री वगैरह में करते हैं, उनको ना ब्लू कॉलर, जैसे मैं आपको एक्स्ट्रा बता रही हूँ, ब्लू कॉलर जॉब्स होती हैं वो, फैक्ट्री में जो लोग हाथों से काम करते हैं ना, वो जॉब्स जो हैं ब्लू कॉलर होती हैं। और आपको आइडिया के लिए बता दूं कि जो व्हाइट कॉलर जॉब्स होती है बच्चों, वो प्रोफेशनल जॉब्स होती हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब्स होती हैं, जिसमें मैनेजर वगैरह काम करते हैं, ठीक है? इस तरह की जॉब। पिंक कॉलर जॉब्स होती हैं रिलेटेड टू वुमेन, जिसमें केयरिंग, टीचिंग, ब्यूटी पार्लर ये सब आता है, केयर रिलेटेड होती है। और ग्रीन कॉलर जॉब एनवायरनमेंट से रिलेटेड होती है, ठीक है? चलो, अब ये जो मैकेनिकल वर्ड है ना, इसको हम थोड़ा-सा और आगे बढ़ाते हैं। ये तो इसका एक मीनिंग हो गया। सेकंड, जब आप किसी पर्सन के बिहेवियर के बारे में बात करते हैं, पर्सन्स बिहेवियर। अब अगर व्यक्ति का बिहेवियर कैसा है? मैकेनिकल है, तो वो क्या करता है? समथिंग इज़ डन लाइक अ मशीन, समथिंग इज़ डन लाइक अ मशीन, तो व्यक्ति उसको क्या किस तरीके से करता है? बिना इच्छा के करता है, ठीक है? समथिंग इज डन लाइक अ मशीन। जैसे आपने कहा ही प्लेड द पियानो इन अ वेरी डल एंड मैकेनिकल वे, तो मतलब उसका मन नहीं था करने का, ऊपर ऊपर से उसने किया, बिना इच्छा के किया, बिना मन के किया। तो आपने कहा, अब जैसे हम भी करते हैं ना कि व्यक्ति मोनोटोनस जब उसका जॉब हो जाता है तो कहते हैं ना मशीन की तरह हो गया, मशीन की तरह काम करते हैं। मतलब वही रोज सुबह घड़ी के सुई के हिसाब से उठना, काम करना, सोना, घर आना, तो मशीन की तरह हो गया इंसान, मतलब बिना इच्छा के करता है ना? तो अब इस तरीके के लिए हमारे पास वर्ड्स क्या होंगे भाई? व्यक्ति कैसा किस क्या हो गया है? आप कहेंगे परफंक्टरी। परफंक्टरी का मतलब होता है बिना इच्छा के, ठीक है? लेस इंटरेस्टेड। कैजुअल और कर्सरी, कैजुअली कर रहा है उस काम को, कैजुअल एंड
कर्सरी, बिना इच्छा के। परफंक्टरी, जैसे आपने कहा ही गेव मी अ परफंक्टरी हग, मतलब ऐसे ही बस ऊपर-ऊपर से मुझे दिखाने के लिए ही गेव मी अ परफंक्टरी हग, बिना इच्छा के दिया, ठीक है? कर्सरी भी हो जाएगा एंड अनअटेंटिव हो गया आप उस काम में, आपका मन नहीं लगेगा ऊपर-ऊपर से करोगे तो अनअटेंटिव, अनअटेंटिवली आप उस काम को करोगे। आई होप यू हैव गॉट द बोथ द मीनिंग्स ऑफ दिस वर्ड, ठीक है? जो मैकेनिकल वर्ड है, एक तो मशीन से रिलेटेड हो गया और एक मशीन की तरह काम करना मतलब बिना इच्छा के काम करना। बच्चों ये जो सैरोगेट वर्ड है वो तो रिप्लेसमेंट है ना, सैरोगेट होता है रिप्लेसमेंट। हाउ? आपने सबसे ज्यादा इस वर्ड को सुना होगा या पढ़ा होगा। व्हेन अ लेडी इज नॉट एबल टू बिकम अ मदर एंड शी इज नॉट एबल टू बेयर अ चाइल्ड, जब वो किसी संतान को जन्म नहीं दे पाती हैं तो किराए की कोख ली जाती है, मतलब कोई और महिला उसके बच्चे को जन्म देती है ना, दिस इज अ प्रोसीजर। तो उसको सैरोगेट मदर कहते हैं, तो रिप्लेसमेंट हो गई ना, रिप्लेसमेंट, सब्स्टिट्यूट और सब्स्टिट्यूट, सब्स्टिट्यूट और उसी का सिनोनिम हो जाएगा स्टैंड बाय, स्टैंड बाय, ठीक है? ऑटोमेटाइज, ऑटोमेटाइज्ड वही मैकेनिकल, तो ऑटोमेटाइज जो मशीन ऑटोमेटिकली चलता है, मशीन से चलता है, तो इसका सिनोनिम हो गया। यील्डिंग होता है बच्चों, जब आप किसी चीज को क्या करते हो, एडमिट कर लेते हो, सरेंडर कर देते हो। भई आपने बात मान ली तो एडमिट कर दिया, ठीक है? आपने एडमिट एडमिट कर लिया, एडमिट किया, एडमिट डिफीट। आपने सबमिट कर लिया, आपने सरेंडर कर दिया, ठीक है? हार मान ली आपने, झुक गए आप, झुक गए उसके लिए। एंड कैपिचुलेट, कैपिचुलेट, हार मानना, ठीक है? बात मान लेना। इसीलिए हमने काफ़ी सारे वर्ड्स पढ़े हैं। जो लोग ज़िद्दी होते हैं वो स्टबर्न, एडमेंट, डिटरमिन्ड, रिज़ोल्यूट ये सारे होते हैं। और जो ओबीडिएंट होते हैं वो सबमिसिव होते हैं, यील्डिंग होते हैं, ठीक है? बात मानते हैं इसलिए मैलिएबल होंगे। वो सारे वर्ड्स हो जाएँगे यहाँ पर। अच्छा देखो, हमारे पास इसके लिए 2 इडियम्स हैं। ले डाउन वन्स आर्म्स, जैसे इसके लिए हम लिख सकते हैं ले डाउन वन्स आर्म्स, वही झुक जाना या बात मान लेना, ठीक है? और हमारे पास है थ्रो इन द टॉवल, थ्रो इन द, थ्रो इन द टॉवल, और यू कैन से स्पॉन्ज। इन दोनों का मतलब होता है हार मान लेना, हार मान लेना, ठीक है? जैसे ये आप लोगों ने देखा होगा जब बॉक्सिंग वगैरह होती है, तो बॉक्सिंग होती है, कुश्ती होती है, तो उसमें टॉवल को ऐसे थ्रो कर दिया जाता है। जो जो व्यक्ति हार मान लेता है ना, जिस साइड में जो व्यक्ति होता है हार मानता है, वो टॉवल या स्पॉन्ज जिससे पोंछता है अपना पसीना वगैरह, उसको थ्रो कर देता है उस रिंग में। तो उसका मतलब होता है कि आई हैव एक्सेप्टेड द डिफीट, कि मैं हार गया हूँ, है ना? अब व्यक्ति मान लो मैं तो क्या कर रही हूँ, रेजिस्ट कर रही हूँ, मैं नहीं मानती हार, मैं तो तुमसे लड़ूंगी, तो इसका ऑपोजिट क्या हो जाएगा? इसका ऑपोजिट हो जाएगा कि मैं रेजिस्ट कर रही हूँ, विरोध कर रही हूँ, ठीक है? मैं डिफाई कर रही हूँ, अवहेलना कर रही हूँ। डिफाई से नाउन बन गया डिफाइंस, डिफाइंस मतलब अवहेलना, ठीक है? चलो इसका आंसर क्या हो गया? हमें तो मैकेनिकल का एंटोनिम ढूंढना था, तो ये हो गया मैनुअल। ये तो मशीन से हो रहा है और ये हाथों से हो रहा है, ठीक है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा बच्चों, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में हमें वर्ड दिया है टेंट लेस। अब टेंट का मतलब होता है किसी भी तरीके का किसी भी तरीके की इम्प्योरिटी या फिर आप कहें दूषित होना, है ना? तो अब ये टेंट लेस है, उस पर कोई निशान नहीं है, कोई गंदगी नहीं है, तो ये कैसा होगा भाई? टेंट लेस जो है वो स्पॉटलेस होगा, ये स्पॉटलेस होगा। और ये कैसा होगा? क्लीन होगा। जो नीट एंड क्लीन होता है वो क्या होता है? स्पिक एंड, स्पिक एंड स्पैन होता है, ठीक है? अब ये क्या है? टेंटलेस है तो प्योर है, प्योर है तो मतलब कंटामिनेटेड नहीं है, इन्फेक्टेड नहीं है, पॉल्यूटेड नहीं है, ठीक है? जो नीट एंड क्लीन होता है उसको आप क्या कहते हैं? इम्पेकेबल कहते हैं, इम्पेकेबल एंड इमैक्युलेट, साफ सुथरा एकदम, ठीक है? हमारे पास कुछ वर्ड्स थे बच्चों, हमने पढ़ा था स्मर्च, बिस्मर्च, ब्लेमिश,
टार्निश, सली, ठीक है? बी फाउल, इन सब का मतलब होता है बच्चों दाग लगाना, धब्बा लगाना, कलंकित करना, किसी भी तरीके से खराब करना भई, ठीक है? किसी भी तरीके से खराब करना। जैसे मैंने कहा मान लो कि इस तरीके के केमिकल का अगर इतना सिक्रीशन होगा, इस तरह केमिकल अगर निकलेगा, इंडस्ट्रियल वेस्ट इतना निकलेगा, तो इट कैन बी फाउल द एनवायरनमेंट, वो एनवायरनमेंट को खराब कर देगा, बी फाउल कर देगा, ठीक है? सली गंदा करना, ब्लेमिश, टार्निश, कलंक लगाना, दाग लगाना, धब्बा लगाना, ठीक है? स्मर्च, besmirch वही आपका कलंकित करना, निंदा करना, आरोप लगाना, सब के सब जो हैं वो नेगेटिव वर्ड्स हैं। अब यहाँ से देखो, यहाँ अगर हमें वर्ड पता लग गया ब्लेमिश, ब्लेमिश का मतलब है दाग, तो दाग कहाँ-कहाँ हो सकते हैं? कपड़ों पे हो सकते हैं, चेहरे पे हो सकते हैं। जैसे कोई क्रीम है, उसका ऐड आएगा तो क्या आएगा कि दिस क्रीम विल रिमूव द ब्लेमिशेस ऑफ योर स्किन या इट विल प्रोवाइड यू अनब्लेमिश्ड स्किन। स्किन कैसे प्रोवाइड कर देगा? एकदम दाग रहित, स्पॉटलेस, कोई दाग नहीं होगा। अगर किसी का चरित्र बेदाग है तो आप क्या कह सकते हैं? वो अनब्लेमिश्ड है और अनटार्निश्ड है, कोई दाग नहीं है उसके चरित्र पे, एकदम साफ-सुथरा है। साफ-सुथरा है तो इमैक्युलेट और इम्पेकेबल है, ठीक है? टेंटलेस से रिलेटेड ये सारे वर्ड्स आपने पढ़े हैं, है ना? अच्छा उधर सली है तो इधर क्या हो जाएगा? ये टेंटलेस है तो अनसलीड होगा ना? इधर अनसलीड हो जाएगा और अनब्लेमिश्ड हो जाएगा, अनब्लेमिश्ड और अनटार्निश्ड हो जाएगा, अनटार्निश्ड। ऐसा व्यक्ति कैसा होगा? नोबल होगा, राइटियस होगा, वर्चुअस होगा, ठीक है, अपस्टैंडिंग होगा, अनटार्निश्ड। तो अब फ्लॉड तो क्या है? फ्लॉड तो डिफेक्टिव और फॉल्टी है। इसमें तो कोई ना कोई गलती है, डिफेक्टिव है और फॉल्टी है। कोई ना कोई गलती है इसमें तो, कोई ना कोई एरर है। अब जो फॉल्टी है, ठीक है? जो फॉल्टी है बच्चों, वो इरेनियस है, ठीक है? कोई ना कोई गलती है, तो एरर से बन जाएगा ये, वो इरेनियस है। और डिस्टॉर्टेड है, डिस्टॉर्टेड है मतलब उसकी शेप खराब हो गई है, डिस्टॉर्टेड, कोई ना कोई गलती हो गई है उसमें, डिस्टॉर्टेड। डिस्टॉर्टेड तो ट्विस्टेड भी हो जाएगा भई, है ना? और फेलेशियस, इसके लिए एक वर्ड और ध्यान रखेंगे, फेलेशियस। देखो, फेलेकी क्या होता है? फेलेकी होता है एक फॉल्स इंटरप्रिटेशन, एक एरर, गलत धारणा। जैसे मान लीजिए आपने कहा इट्स अ फेलिकी दैट मनी कैन ब्रिंग यू एवरीथिंग। ये एक झूठ है, ये एक आप कह सकते हैं कि मिथ्या है कि पैसा आपको सब कुछ प्रोवाइड कर सकता है। ओके, फॉर एग्जाम्पल के लिए, बाकी आई एम नॉट गोइंग इनटू द डिबेट कि भाई ऐसा सच है कि नहीं है, सब लोगों की अपनी सोच होती है ना? तो उस पर हम नहीं जाएंगे। फेलिकी एरर, तो फेलिकी से फेलेशियस बन जाएगा, है ना? और डूबियस क्या होता है भाई? डूबियस तो व्यक्ति डाउटफुल होता है। अब जो व्यक्ति डाउटफुल है मतलब वो कंफ्यूज्ड है, वो डिसीजन नहीं ले पाता है, तो आप क्या कहेंगे? सस्पिशियस भी है, सस्पिशियस अबाउट समथिंग। अब जो डाउटफुल है वो किसी पे जल्दी से यकीन नहीं कर सकता, इसलिए आप उसको ये भी कहेंगे कि वो स्केप्टिक है। बच्चों जो स्केप्टिक होता है वो सिनिकल होता है। ये जो स्केप्टिक और सिनिकल है ना बच्चों, ये हमेशा इसलिए डाउटफुल रहते हैं बिकॉज़ दे कंसीडर दैट एवरीवन एल्स इज़ सेल्फिश। ये बहुत ही संदेही प्रवृत्ति के होते हैं। ये सब पे संदेह करते हैं कि ज़रूर सामने वाले का कोई फ़ायदा है मुझसे बात करने में। तो ये संदेह करते हैं और इसलिए धीरे-धीरे क्या होता है, अकेले रह जाते हैं, मिसैंथ्रोपिस्ट बन जाते हैं। ठीक है? सॉलिट्यूड में आ जाते हैं। चलो, अब इससे आपने कुछ वर्ड्स याद किए, जो डाउटफुल और सस्पिशियस होता है बच्चों, वो क्या होगा? मैं बोलकर बता रही हूँ। वो कन्फ्यूज़्ड होगा तो वो फ्लमक्स्ड होगा, आपका परप्लेक्स्ड होगा, बेम्यूज्ड है, बेविल्डर्ड है एंड बैफल्ड है, ठीक है? अब क्योंकि व्यक्ति अगर कन्फ्यूज़्ड है तो वो कैसा होगा? डिसिसिव होगा या इंडिसिसिव होगा? वो इंडिसिसिव होगा, डिसीजन नहीं ले पाएगा। तो फिर वो चीज़ों को कल पे टालेगा, तो प्रोक्रेस्टिनेशन करने लग जाएगा। प्रोक्रेस्टिनेशन होगा तो वो क्या करेगा? डिदर, स्विदर, ऑसिलेट, वैसिलेट, डिली डैली, शिली शैली, ब्लो हॉट एंड कोल्ड एंड हम एंड हॉ। डिदर, स्विदर, ऑसिलेट, वैसिलेट। ऐसा व्यक्ति कैसा होगा? कंफ्यूज्ड होगा तो एम्बिग्यूअस होगा, एम्बिवेलेंट होगा और इक्विवोकल होगा, ठीक है? क्योंकि कंफ्यूज्ड होगा। इस तरह से पूरा एक क्लस्टर बनाकर आप लोग याद रखेंगे वर्ड्स को। बच्चों जो इनकंसिस्टेंट होता है ना, वो नॉट कंपैटिबल होता है, मतलब बेमेल, बेमेल, नॉट कंपैटिबल। अब जो कंपैटिबल नहीं है मतलब वो कुछ अलग है, कॉन्ट्राडिक्टरी है ना? कॉन्ट्राडिक्टरी।
कॉन्ट्राडिक्टरी है क्योंकि वो इनकंसिस्टेंट है, बेमेल है। तो मैंने आपको पहले भी कई बार अभी इन्हीं शिफ्ट्स में हमने देखा है, जो भी चीज़ मैच नहीं करती है, उसके मेल नहीं खाती है, बेमेल, विसंगत, असंगत होती है, उसके लिए आप क्या वर्ड यूज़ करते हैं? आप करते हैं इनकॉन्ग्रुअस एंड एनोमलस। वो चीज़ अलग अलग ही दिख रही है, तो आप कहेंगे वो एनोमलस है एंड इनकॉन्ग्रुअस है, इनकॉन्ग्रुअस। ठीक है? यहाँ से और वर्ड्स याद करें। अ पर्सन हु हैज़ डिपार्चर्ड फ्रॉम द यूजुअली एस्टेब्लिश्ड रूल्स लॉ ऑफ अ सोसाइटी, जो डिविएंट हो जाता है, बिल्कुल भटक जाता है, हट जाता है, जो ऑलरेडी एस्टेब्लिश्ड ट्रेडिशंस या चीजें हैं ना कहीं की, डेकोरम उसको फॉलो नहीं करता, हट के ही चलता है, बिल्कुल अलग। ऐसे व्यक्ति को आप क्या कहते हैं? ऐसे व्यक्ति को आप क्या कहते हैं? डिविएंट। और डिविएंट का सिनोनिम क्या है? एबरेंट। एबरेंट व्यक्ति जब डिविएंट एबरेंट हो जाता है ना, तो मिलिटेंट बन जाता है, वो क्रिमिनल बन जाता है, टेररिस्ट बन जाता है, ठीक है, रिबेलियस हो जाता है। तो इस तरह के लोग डिविएंट और एबरेंट। अच्छा बच्चों, एक चीज थोड़ा सा और ध्यान रखना, जो इनकंसिस्टेंट लोग होते हैं ना, इनकंसिस्टेंट, इसका कहाँ लिखे? जो इनकंसिस्टेंट होते हैं, इनका इसका दूसरा मीनिंग और होता है, ये लाइकली टू चेंज, लाइकली टू चेंज, ये चेंज होते रहते हैं, स्टेबल नहीं होते, बदलते रहते हैं। तो इसीलिए आप इनको क्या कहेंगे कि ये अनस्टेबल है, और अनस्टेबल है तो ये क्या हो जाएंगे? इम्पल्सिव हो जाएंगे, क्योंकि बात बात पर चेंज होते हैं। जो इम्पल्सिव है आप कहेंगे कि वो कैप्रिशियस है। कैप्रिशियस मतलब क्या होता है? जिसमें अनस्टेबिलिटी होती है ना। और ऐसे लोग मर्क्यूरियल होंगे। मर्क्यूरियल का मतलब होता है चेंजेबल, जो चेंज होते रहते हैं, मर्क्यूरियल, है ना। और वेरिएबल सॉरी, वेरिएबल जो चेंज होते रहते हैं, जो चेंज होते रहते हैं वो म्यूटेबल भी होंगे, म्यूटेबल। ठीक है, चलिए, अब हमें तो देखना था इसका आंसर। टेंट लेस का मीनिंग बताना था। जो टेंट लेस प्योर है, प्योर है तो इसमें कौन सा वर्ड है? फॉल्ट लेस, इसमें भी कोई गलती नहीं है, कोई त्रुटि नहीं है, त्रुटि रहित। त्रुटि रहित मतलब इम्पेकेबल है, इसका मतलब हो गया त्रुटि रहित, कोई गलती नहीं है भाई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। माई सिस्टर जूलियट गॉट मैरिड, कोई गलती नहीं है, देखो इसमें मेरी सिस्टर जिसका नाम जूलियट है, गॉट मैरिड एज हर वॉज 23। तो भाई वॉज है यहाँ पर, बी फॉर्म है, इससे पहले सब्जेक्टिव केस आना चाहिए ना, एज शी वॉज 23, तो बी फॉर्म है, शी आना चाहिए भाई यहाँ पर आना चाहिए शी। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चंस बहुत ही इजी हो जाते हैं। अ शॉर्ट सेक्शन ऑफ अ बुक दैट लीड्स टू और एक्सप्लेन्स द मेन पार्ट, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का एक क्वेश्चन है बच्चों। जो फॉरवर्ड होता है बच्चों, वो इंट्रोडक्शन और प्रीफेस होता है किसी भी किताब का, प्रीफेस या इंट्रोडक्शन। ये यूजुअली किसी भी बुक के बिगिनिंग में होता है, बिगिनिंग ऑफ अ बुक दैट इंट्रोड्यूसेस अबाउट इट्स ऑथर और बुक, वो बुक के बारे में और लेखक के बारे में काफी कुछ बता देता है प्रीफेस में। किताब की शुरुआत में होता है ये फॉरवर्ड। कंक्लूजन होता है बच्चों एंड या कल्मिनेशन, एंड होता है एंड। अब आप एंड को कल्मिनेशन कहते हो, जहां समाप्त हो गया सब कुछ, कल्मिनेशन। जैसे आपने कहा ये उसकी सफलता 6 सालों का कल्मिनेशन है, मतलब परिणाम है, ठीक है, समाप्त हो गया यहाँ पर। कंक्लूजन और प्रोलॉग एपिलॉग क्या होता है? प्रोलॉग, प्रोलॉग तो जैसे शुरू में, प्रोलॉग तो आता है शुरू में, जिसको आप क्या बोलते हो? प्रस्तावना। और एपिलॉग उपसंहार, ये आता है किसी भी बुक के एंड में या निबंध के एंड में। तो प्रोलॉग हो गया प्रस्तावना और एपिलॉग हो गया उपसंहार, तो ये एंड में आता है। पोस्ट स्क्रिप्ट होती है बच्चों एक्स्ट्रा मैसेज, एक्स्ट्रा मैसेज और इंफॉर्मेशन जो कि ऐड किया जाता है, ठीक है, एडेड टू अ टेक्स्ट, जो किसी टेक्स्ट में, जो किसी नोट में ऐड किया जाता है, लेटर में ऐड किया जाता है, ठीक है। अच्छा, कहाँ ऐड करेंगे? एडेड, पूरा लिख लेते हैं, एडेड टू द एंड, एडेड टू द एंड ऑफ अ लेटर एटसेट्रा, किसी भी लेटर या किसी भी नोट के एंड में ऐड किया जाता है। तो इसने तो पूछा है कि दैट लीड्स, अच्छा, अ शॉर्ट सेक्शन ऑफ अ बुक दैट लीड्स टू और एक्सप्लेन्स द मेन पार्ट, मेन पार्ट को कौन लीड करेगा? और पैराफ्रेज क्या होता है?
पैराफ्रेज होता है बच्चों, टू एक्सप्रेस समथिंग अगेन, टू एक्सप्रेस समथिंग अगेन। आप अपनी बात को और आसान भाषा में समझाने के लिए आप डिफरेंट वर्ड्स का यूज करते हो। यू यूज डिफरेंट वर्ड्स सो दैट यू कैन एक्सप्लेन समथिंग इन सिंपलर वे। उसको थोड़ा और आसान बनाने के लिए आप और शब्दों का यूज करके, दूसरे शब्दों का यूज करके उसको आसान बनाते हो, पैराफ्रेज। तो बच्चों इसका जो आंसर होगा वो होगा आपका फॉरवर्ड, क्योंकि एक छोटा सेक्शन है। देखो कंक्लूजन जो है वो मेन पार्ट को थोड़ी एक्सप्लेन करेगा, वो तो केवल कंक्लूड करेगा। ये एक एक्स्ट्रा मैसेज है, एक्स्ट्रा मेन पार्ट नहीं है, और इसका तो मीनिंग ही अलग हो गया। ठीक है, तो आंसर हो गया फॉरवर्ड। एक वर्ड और आप याद कर सकते हो, पेरोरेशन। पेरोरेशन एक वर्ड है, PERORATION। इसका मतलब होता है कंक्लूडिंग पार्ट ऑफ अ स्पीच। दिस इज कंक्लूडिंग पार्ट ऑफ अ स्पीच। किसी स्पीच का कंक्लूडिंग पार्ट, उसको क्या बोलते हैं आप? पेरोरेशन बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड बताना है भाई आपको, जिसकी स्पेलिंग गलत हो। तो ये आपका आंसर है बच्चों, वेरीफिबिलिटी। वेरीफिबिलिटी। तो कोई भी चीज वेरीफाई होती है ना, तो इसकी करेक्ट स्पेलिंग क्या होगी? पहले तो आप क्या करो, VERIF, वेरीफाई। अब इसमें एबल और जोड़ना है, तो वाई जो है वो किस में बदल जाएगा? आई में। तो वेरीफिएबिलिटी, ये ऐसे होना चाहिए। वेरीफाई करना है तो वेरीफाई से क्या बन जाएगा? वेरीफिएबिलिटी। तो वाई जो है आई में बदल जाएगा और फिर एबिलिटी आ जाएगा। मतलब कोई चीज, किसी चीज की क्या है, जेन्युइनिटी है कि नहीं है, मतलब वेरिफिकेशन है कि नहीं उसका, वो इसका मीनिंग है वेरीफिएबिलिटी। मतलब सस्टेन्ड है कि नहीं, जेन्युइन जेन्युइन है कि नहीं। अब वर्मिनस है तो सही, वर्मिन से बनाए। वर्मिन का मतलब कीड़े मकोड़े होता है। अब किसी चीज की अपीयरेंस ऐसी कीड़े मकोड़े, तो कैसा लगता है? बड़ा गंदा, अगली सा लगता है। तो इसका मतलब भी क्या हो जाएगा? बहुत ही ऑफेंसिव और लोथसम, रिपल्सिव। कोई ऐसी चीज इसकी अपीयरेंस कैसी है? रिपल्सिव है, लोथसम है, अगली है, ऐसा बिल्कुल खराब। तो वर्मिनस कंडीशन में अगर कोई चीज है तो आप क्या कहेंगे? ऑफेंसिव है, वर्मिनस है। ठीक है, बिल्कुल जैसे कीड़े मकोड़ों की अपीयरेंस होती है। वॉमिटस होता है बच्चों वेस्ट। और कौन सा वेस्ट? जो कि वॉमिट में निकलता है शरीर से बाहर, वो वेस्ट है ना? वेस्ट और एक्सक्रीटा बोलेंगे, वो वेस्ट जो उल्टी में बाहर निकलता है, उसको बोलते हैं। ठीक है, अच्छा वॉमिटस तो एक वर्ड है, TUS, और एक है वॉमिटस, ये भी ध्यान रखना है आपको। ये तो है VOMITUS, और ये है VOMITOUS, वॉमिटस। वॉमिटस का मतलब होता है बच्चों फीलिंग ऑफ डिस्गस्ट, वही नफरत। ठीक है, नफरत की भावना, फीलिंग ऑफ डिसगस्ट। जैसे ये वर्मिनस है ना, वैसे ही वॉमिटस है। अब आप खुद ही सोचो ना, कीड़े मकोड़े जैसी अपीयरेंस है तो वो भी अगली है, और किसी चीज को देख के आपको उल्टी आ रही है तो कैसी फीलिंग हो रही है? हेट्रेड की फीलिंग हो रही है, अगली लग रहा है आपको, कुछ अनप्लीजेंट लग रहा है, तो वो वॉमिनस होगा। वॉमिटस, वॉमिटस होगा। ठीक है, फीलिंग ऑफ डिसगस्ट। अच्छा इसके लिए नॉजिएटिंग भी आ सकता है। नॉजिया लिखो ऐसे, नॉजिया लिखा और उसमें TING लगा लो। ठीक है, तो नॉजिया और TING, नॉजिएटिंग। नॉजिएटिंग फीलिंग, नॉजिया होता है ना, उबकाई सी आती है उस केस में। तो आपको किसी चीज को देख के उबकाई आ रही है तो आपको अच्छा नहीं लग रहा, वो डिटेस्टेबल लग रहा है, अगली लग रहा है, अबीसमल लग रहा है, अबोरेंट लग रहा है। ठीक है, एंड वो जो नेक्स्ट वर्ड है हमारा वोलप्चुअस। वोलप्चुअस का मतलब होता है वेरी अट्रैक्टिव, बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव। अब कोई भी चीज जो अट्रैक्टिव है वो फैसिनेटिंग है, मेस्मराइजिंग है, टेम्पटिंग है, इंट्रिग्यूइंग है, और बिगविलिंग है, स्पेल बाइंडिंग है, एंड यू आर स्मिटन विद दैट थिंग, यू आर फैसिनेटेड, यू आर एनरैप्चर्ड, यू आर कैप्टिवेटेड, यू आर इन्फेचुएटेड विद। ये सारे वर्ड्स आपको ध्यान रखने हैं। ठीक है, बहुत अट्रैक्टिव के लिए वर्ड आता है वोलप्चुअस। आंसर होगा इसका 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मायरा हैज द एबिलिटी फॉर मैथमेटिक्स। एबिलिटी का हमें सब्स्टिट्यूट बताना है बच्चों। तो अगर मायरा को मैथमेटिक्स की एबिलिटी है तो मतलब एस्ट्यूट है क्या? एस्ट्यूट तो कौन लोग होते हैं? कैनी, ये तो चतुर चालाक होते हैं, श्र्यूड होते हैं। श्र्यूड है तो ये आर्टफुल है, चालाक है, शार्प है। ठीक है, शार्प है। कनिंग है, चालाक के लिए कनिंग वर्ड आ जाएगा।
अब ये लोग है ना, बहुत सोच समझ के काम करते हैं, तो इनको आप क्या कहेंगे? डिसर्निंग। डिसर्निंग। अब ये डिसर्निंग है तो आप कहेंगे, इसमें आपके जुडिशियस भी आ जाएगा। अब जुडिशियस है तो आपका सेगेशियस भी आ जाएगा। सेगेशियस। ये लोग परसेप्टिव होते हैं, ये लोग थॉटफुल होते हैं, और ये लोग आपका इनसाइटफुल होते हैं, ठीक है? परसेप्टिव होंगे। एंड पर्सपिकेशियस। पर्सपिकेशियस वो लोग होते हैं, पर्सपिकेशियस। पर्सपिकेशियस वो लोग होते हैं बच्चों जो इनसाइट रखते हैं किसी भी चीज की डिटेल्स को समझने में। तो ये हो जाएंगे आपके पर्सपिकेशियस, ठीक है? दिस इज आई। पर्सपिकेशियस। अच्छा, ये तो परसेप्टिव है। पर्सपेक्टिव, यहाँ देखो आ रहा है, यहाँ पर वर्ड आ रहा है ना एक आपका एटीट्यूड क्या है किसी चीज को लेके, तो आपका एटीट्यूड क्या है, मतलब आपका पर्सपेक्टिव क्या है, दोनों वर्ड्स में डिफरेंस है। वो तो है परसेप्टिव, ये है पर्सपेक्टिव, मतलब आपका आउटलुक क्या है, आपका व्यू पॉइंट क्या है, आपका किसी चीज को लेकर आउटलुक क्या है, व्यू पॉइंट क्या है, आपका नजरिया क्या है, आपका दृष्टिकोण क्या है, उस केस में आपका वर्ड आ जाएगा पर्सपेक्टिव। उसी के लिए बच्चों आप कहते हैं ओपिनियन परसुएशन, आपका वेंटेज पॉइंट क्या है ना, आपका ओपिनियन क्या है, ओपिनियन क्या है, वेंटेज पॉइंट क्या है, आपका नजरिया क्या है, वेंटेज पॉइंट कह लें, ठीक है? आपका इंटरप्रिटेशन क्या है, इंटरप्रिटेशन, ठीक है? परसुएशन भी इसी में आएगा, परसुएशन। हम देखो ऊपर वाले वर्ड पर थे डिसर्निंग, अब ये लोग कनिंग है, सेपियंट, सेपियंट भी इसी में आएगा, जुडिशियस हैं, ये बहुत केयरफुल रहते हैं डिसीजंस को लेने के लिए, और चतुराई और चालाकी से डिसीजंस को लेते हैं। इसको ऑपोजिट क्या होगा? इसके ऑपोजिट में सारे वर्ड्स आ जाएंगे। देखो अगर हम इसके ऑपोजिट की बात करें तो ऐसे लोग जो कैसे हैं, क्रेड्यूलस। क्रेड्यूलस भोला भाला होता है, नाइव, नाइव है, नियोफाइट है, नियोफाइट, ग्रीन हॉर्न, टायरो, ठीक है? ये व्यक्ति कैसा होगा? इनजेन्युअस। अब देखो ये इनजेन्युअस होगा और ये कैसा होगा? इंजीनियस। ये इंजीनियस होगा, स्किलफुल और टैलेंटेड होगा, ये इंजीनियस होगा, क्विक विटेड होगा, ठीक है? यहाँ तो हमने लिखा है इंजेन्युअस, और अगर हम इस लिस्ट में लिखे तो इधर क्या आ जाएगा? इंजीनियस। ये इंजीनियस है, ये आर्टफुल है, ये समझदार है, ठीक है? और ये हो जाएगा, ये होगा आपका क्विक, क्विक विटेड, इसकी बुद्धि बहुत चलती है, विट का मतलब होता है बुद्धि, ये क्विक विटेड होते हैं। और ये अब तीन वर्ड आ गए देखो, एक तो इंजेनुअस, इंजुइनस तो है भोला भाला, इंजीनियस है स्किलफुल, और इंडिजिनस क्या होगा? इंडिजिनस होगा लोकल, जो आपने कहीं से एक्सपोर्ट इंपोर्ट नहीं किया है, लोकल है, स्वदेशी है, लोकल, ठीक है? तो ये सारे वर्ड्स अब यहाँ देखिए याद करने के लिए, इधर तो क्या है? सेगेशियस, ये तो है सेगेशियस, तो फिर सेलेशियस क्या होगा? सेलेशियस होता है बच्चों इमोरल, लीचरस, इमोरल, लीचरस, ल्यूड, लाइसेंशियस, लिबिडिनस, लिकरिश, ठीक है? कॉन्क्यूपिसेंट, ये सारे वर्ड्स आ जाएंगे सेलेशियस में। या याशी करते हैं, डिप्रेव्ड, डिसिपेटेड, डिबाउज्ड, इस तरह के लोग होंगे। ये क्रेड्यूलस है, ये सब पे आसानी से भरोसा कर लेता है, और जो क्रेडिबल है उस पर आसानी से भरोसा किया जा सकता है। तो जो क्रेडिबल है वो ट्रस्टवर्दी है, ये क्रेड्यूलस है, ये तो चाइल्ड लाइक है। देखो इस लिस्ट में अगर मैं लिखूंगी ये लोग कैसे हैं, ये चाइल्ड लाइक, सॉरी आई एम सो सॉरी, इधर इस वाली में, ऊपर वाली में अगर हम लिखें ये लोग कैसे हैं, ये चाइल्ड लाइक है। चाइल्ड लाइक का मतलब क्या हो गया? बच्चे के जैसा। अब बच्चा कैसा होता है? कहते हैं ना बच्चे तो सच्चाई की मूरत होते हैं, झूठ नहीं बोलते, भगवान का रूप होते हैं। तो चाइल्ड लाइक मतलब क्या हो गया? भोला भाला। और वहीं अगर वर्ड हो चाइल्डिश, चाइल्डिश का मतलब होता है बचकाना, दोनों में अंतर है। चाइल्ड लाइक तो है पॉजिटिव वर्ड, चाइल्ड लाइक मतलब सीधा सीधा है, भोला भाला है, ऑनेस्ट है, और चाइल्डिश मतलब बिल्कुल बकवास, फुलिश, बचकाना, ठीक है? स्टूपिड, चाइल्डिश नेगेटिव वर्ड हो गया। चलिए हम आगे बढ़ते हैं इससे।
एस्ट्यूट हो गया। कहीं का एल्टीट्यूड क्या होता है, कहीं किसी चीज़ की हाइट, एल्टीट्यूड होता है हाइट, ऊँचाई, एलिवेशन, एलिवेशन ऊँचाई, ठीक है? और एप्टीट्यूड क्या होता है भई? एप्टीट्यूड होता है एबिलिटी टू डू समथिंग, वो भी स्पेशल, स्पेशल एबिलिटी टू डू समथिंग, ठीक है? जिसको आप कहते हैं फैकल्टी। किसी व्यक्ति के पास कुछ करने की एबिलिटी है, योग्यता है, फैकल्टी है, उसके पास गिफ्ट है, ठीक है? कि वो किसी काम को बेहतर तरीके से कर सकता है। नेचुरल लाइकिंग है भाई, टैलेंट है उसका। फैकल्टी है, गिफ्ट है, नेचुरल लाइकिंग है, टैलेंट है। तो आंसर क्या होगा? मायरा हैज़ द डैश फॉर मैथमेटिक्स। मायरा का मैथमेटिक्स के लिए क्या है? चालाकी है, उसका परसेप्शन है, उसकी हाइट है, नहीं एप्टीट्यूड है, टैलेंट है उसके अंदर मैथमेटिक्स को लेकर, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 14, चॉइस बिटवीन टू अनसैटिस्फैक्टरी ऑल्टरनेटिव्स, डिलेमा, प्रॉब्लम, कंफ्यूजन और डिफिकल्टी। प्रॉब्लम और डिफिकल्टी जब हमें किसी काम को करने में होती है तो हमें असुविधा होती है, तो इनकन्वीनियंस होती है, असुविधा होती है किसी काम को करने में, ठीक है? और या फिर हैसल होता है, इंट्रिकेसी होती है। डिफिकल्टी है ना तो हैसल है, इंट्रिकेसी है, जटिलता है, किसी काम को करने में दिक्कत है। तो ऑब्स्टेकल है, हर्डल है, ट्रबल है ना? इन सब में आ जाएंगे ये। ऑब्स्टेकल, ऑब्स्टेकल, हर्डल, फ्लाइट, दुर्दशा, बहुत दिक्कत है, ठीक है? तो ये सारे वर्ड्स हो जाएंगे आपके प्रॉब्लम के लिए, ठीक है? अच्छा, अब हम बात करें कंफ्यूजन और डिलेमा। अब दोनों काफी मिलते जुलते वर्ड्स हैं, लेकिन कंफ्यूजन में है ना बच्चों, कंफ्यूजन तब होता है जब यू आर नॉट एबल टू थिंक, नॉट एबल टू थिंक, आई एग्री कि दोनों वर्ड्स एक दूसरे के सिनोनिम हैं, बट देयर इज अ वेरी थिन लाइन बिटवीन दीज टू वर्ड्स। आई एम इन अ डिलेमा व्हेन आई हैव टू चूज समथिंग बिटवीन टू, जब मुझे दो चीजों में से एक को चुनना है। कंफ्यूजन तो मुझे किसी क्वेश्चन में हो सकता है, जैसे कोई क्वेश्चन है मैथमेटिक्स का, मुझे कंफ्यूजन हो गया कौन सा फॉर्मूला लगेगा, तो मतलब आई एम नॉट एबल टू थिंक एट दैट टाइम, वो तो है कंफ्यूजन। यू आर नॉट एबल टू थिंक प्रॉपर्ली जस्ट लाइक इन एन एग्जाम, मतलब आपको क्या है, अनसर्टेनिटी है, अनसर्टेनिटी है। फॉर एग्जाम्पल, अनसर्टेनिटी है, मैं किसी का नंबर याद करने की कोशिश कर रही हूँ, फोन नंबर, और मुझे लास्ट के दो डिजिट में कंफ्यूजन है, डिलेमा नहीं है, चूज नहीं करना मुझे, कंफ्यूजन है, 5 6 था या 6 5 था, ऐसे वाला तो ये कंफ्यूजन है। डिलेमा में तो क्या करना पड़ेगा, आपको चूज करना पड़ता है, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा? डिलेमा, ठीक है? डिलेमा। तो व्हेन यू आर इन अ डिलेमा, डिलेमा कंफ्यूजन के लिए ऐसी स्थिति होती है, तब उसको क्या कहते हो आप? उसको कहते हो आप प्रिडिकामेंट, कंफ्यूजन, मतलब कंफ्यूजन की लिस्ट में आएंगे सारे वर्ड्स। प्रिडिकामेंट हो जाएगा, क्वेंडरी होगा, क्वेंडरी होगा, एनिग्मा होगा, कनंड्रम हो जाएगा, ठीक है? ये सारे जो वर्ड्स हैं ये किसके लिए आते हैं? कंफ्यूजन के लिए। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। द सुपरमार्केट इज ओपन फ्रॉम 10 AM स्टिल 10 PM। अब ये तो बहुत कॉमन सेंस की बात है कि फ्रॉम के साथ में बच्चों क्या आता है? टू आता है, और बिटवीन के साथ में क्या आता है? बिटवीन के साथ में आता है एंड। तो यहाँ पर फ्रॉम दे रखा है तो स्टिल थोड़ी आएगा, टू आएगा, 10 से लेके और 10 सुबह 10 बजे से शाम के 10 बजे तक। तो गलती किस पार्ट में है? इस पार्ट में। यहाँ स्टिल की जगह आना चाहिए टू, ठीक है? और या फिर, और देखिए या फिर क्या आएगा? फ्रॉम 10 AM टिल 10 बजे तक, तो स्टिल तो नहीं आएगा ना, स्टिल का मतलब तो होता है अभी तक, अभी तक होता है स्टिल का मतलब, इसलिए नहीं आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मुझे, टू टेल अदर्स सीक्रेट इन्फॉर्मेशन ओनली फॉर एंजॉयमेंट इज नॉट अ गुड प्रैक्टिस, कि एंजॉयमेंट के लिए अगर हम किसी की कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन को एक्सीडेंटली रिवील कर देते हैं तो वो एक अच्छी प्रैक्टिस नहीं है। हमने बार बार पढ़ा है, स्पिल द बीन्स का मतलब होता है टू रिवील अ सीक्रेट, जिसके लिए हमारे पास एक और इडियम है, लेट द कैट आउट ऑफ द बैग, आउट ऑफ द बैग, किसी के सीक्रेट को रिवील करना, ठीक है? अगर मैंने ऐसा कर दिया, मैंने किसी की कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन किसी को बता दी, तो मैंने उसको बीट्रे कर दिया, इस तरह तो मैंने उसको बीट्रे कर दिया। अब बीट्रे कर दिया तो मैंने क्या कर दिया? टू स्टैब समवन, टू स्टैब समवन इन द बैक,
मैंने उसकी पीठ में छुरा घोंप दिया, ठीक है? और मैंने उसकी आँखों में धूल झोंक दिया, उसके लिए क्या आएगा? टू पुल द वूल टू पुल द वूल ओवर वन्स आइज़, किसी की आँखों में धूल झोंकना, किसी को धोखा देना, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। द मीडिया दीज़ डेज़ कंस्ट्रक्ट्स मिसलीडिंग नैरेटिव्स ऑन पॉलिटिक्स एंड सेलिब्रिटीज टू इंक्रीज द व्यूअरशिप। भाई क्या कर रहे हैं वो मीडिया इन दिनों, क्या कर रहे हैं? मिसलीडिंग नैरेटिव्स को कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं। किसके? पॉलिटिक्स और सेलिब्रिटीज के। मुझे मिसलीडिंग का सिनोनिम बताना है। कोई भी चीज अगर मिसलीडिंग है तो वो झूठी है ना। कोई भी चीज मिसलीडिंग है तो वो कैसी है? देखो, जो मिसलीडिंग है आप कहेंगे वो डिसीटफुल है, डिसीटफुल है। अगर मैंने किसी एविडेंस को, किसी विटनेस को, किसी डॉक्यूमेंट को, पेपर को, किसी अमाउंट को किसी को धोखा देने के उद्देश्य से या मिसलीड करने के उद्देश्य से चेंज कर दिया, ठीक है, अंकों को बदल दिया, कुछ लाइंस बदल दी, कुछ भी उसमें हेरा फेरी कर दी, तो वो क्या हो गया भाई? मैंने उसमें मैन्युफैक्चरिंग कर दी, तो वो क्या हो जाएगा? मैन्युफैक्चर्ड हो जाएगा। मैन्युफैक्चर्ड हो जाएगा तो फिर वो फैब्रिकेटेड हो जाएगा। फैब्रिकेटेड, अब वो झूठा बन गया ना। झूठा बन गया तो वो कैसा हो गया? बोगस हो गया। बोगस है, फोनी है, फेक है, ठीक है? फेक हो जाएगा, स्प्यूरियस हो जाएगा, काउंटर फेट हो जाएगा, जाली। जाली नोट है, जाली एविडेंस है, जाली सिक्के हैं, ठीक है? ऐसा एग्रीमेंट जो दिखावटी है वो प्री टेक्सचुअल है, झूठा है, सच्चा नहीं है, प्री टेक्सचुअल है। इसी में आपके फिर क्या क्या वर्ड्स आ जाएंगे? वो मेलाफाइड है। मेलाफाइड है तो फिर वो क्या हो जाएगा? इलीगल हो जाएगा। मेलाफाइड है, इलीगल है तो फिर वो इलिसिट हो जाएगा, ठीक है? इसके अलावा इसी लिस्ट में बच्चों मिंडेशियस वर्ड आता है और एक फिक्टिशियस आता है। मिंडेशियस एंड फिक्टिशियस, इन सबका मतलब सेम होता है, झूठा, जाली, नकली, ये सब, ठीक है? झूठा, जाली, नकली और ये सब। अच्छा, इसका उल्टा क्या हो जाएगा? इन सब का ऑपोजिट हो जाएगा। आपका बोनाफाइड है, जेन्युइन है, ऑथेंटिक है, लीगल है, कॉन्स्टिट्यूशनल है, सैंक्शनड है, ठीक है, बाय द बुक्स है, ये सब इसके ऑपोजिट हो जाएंगे। सिंसियर, ट्रू और कैंडिड तो सेम है ना। ये सब क्या है? ऑनेस्ट। ऑनेस्ट है इसलिए आप इनको क्या कह सकते हैं? अच्छा देखो, पीछे आपने देखा था आर्टफुल, चालाक, ये चालाक नहीं है इसलिए क्या हो जाएगा? आर्टलेस हो जाएगा। वो लोग तो कैसे थे? श्रूड थे, एस्ट्यूट थे, कनिंग थे, क्या नहीं थे? ये आर्टलेस है। और क्योंकि ये स्ट्रेट फॉरवर्ड है, ऑनेस्ट है, स्ट्रेट फॉरवर्ड, कोई लीपापोती नहीं है इनकी बातों में, इसलिए ये स्ट्रेट फॉरवर्ड है, ऑनेस्ट है। जो स्ट्रेट फॉरवर्ड है, सिंसियर है, वो ही आपका अपफ्रंट हो जाएगा। अब इसी लिस्ट में अपफ्रंट, इसमें क्या आ जाएगा? अगर इधर मैं कहूँ चाइल्ड लाइक आ जाएगा तो इनजेन्युअस भी आ जाएगा इसमें, ठीक है, बिल्कुल भोला भाला। तो ये तीनों वर्ड्स एक दूसरे के सिनोनिम में, आंसर हो जाएगा इसमें मिंडेशियस। मिंडेशियस दिखावटी, झूठा। द ग्रुप ऑफ ट्रेवलर्स वर वंडर स्ट्रक। वंडर स्ट्रक का मतलब होता है बच्चों एस्टोनिश, स्तब्ध हो जाना। एस्टोनिश्ड, स्तब्ध हो जाना, बाय द डैश ऑफ द कॉइन। भाई जो ट्रेवलर्स का ग्रुप था वो कॉइन के डैश से स्तब्ध हो गया था, सरप्राइज्ड हो गया था। तो कॉइन का वेट कौन करेगा? इंतजार थोड़ी करोगे। वाइट, कौन का वाइट? कॉइन का वाइट नहीं होगा। कौन का वाइड? वाइड तो क्या है? चौड़ाई। वाइड तो क्या एडजेक्टिव? अगर यहाँ पर भाई इसका मतलब है ब्रॉड, ये एडजेक्टिव है। हमें क्या चाहिए? आर्टिकल लग रहा है यहाँ पर, एक नाउन की जगह आनी चाहिए। तो या तो विड्थ होता, या तो चौड़ाई होता, विड्थ होता, तो हम लिख सकते थे, बट ये तो क्या है यहाँ पर? एडजेक्टिव है। वेट यहाँ पर नाउन है, वेट का मतलब हो गया भार, तो उससे एस्टोनिश्ड हो गए थे। नेक्स्ट वर्ड है सिनोनिम बताना इवैल्यूएट का। इवैल्यूएट का मतलब होता है मूल्यांकन करना, जज करना, ठीक है? जज कर रहे हैं आप, इसको गेज बोलते हैं बच्चों, गेज, ठीक है? गॉग नहीं है ये, GAUG, गेज। आप क्या कर रहे हो? किसी को एनालाइज कर रहे हो। एनालाइज करना, एस्टिमेट लगाना, जज करना, एस्टिमेट करना, ठीक है, एनालाइज करना। एंड अप्रेज, ठीक है, तो इसका हमें क्या चाहिए? सिनोनिम। सिनोनिम इसका हो जाएगा असेस। आप असेस कर रहे हैं। मिस जज का मतलब तो होता है बच्चों किसी को मिसअंडरस्टैंड करना। मिसअंडरस्टैंड करना मतलब किसी को गलत समझना, किसी को गलत समझना होता है, ओके। मिसकोट का मतलब होता है टू
मेक एन एरर, टू मेक एन एरर while रिपोर्टिंग समथिंग। और वो समथिंग भी क्या होगा? while रिपोर्टिंग what somebody has said or written, ठीक है, while रिपोर्टिंग what somebody has said और written। जैसे मान लो किसी पॉलिटिशियन का इंटरव्यू लेते वक्त पॉलिटिशियन ने कुछ लाइंस कही और उसी बात को किसी व्यक्ति ने रिपोर्ट करने में उसमें कुछ गलती कर दी। तो जो किसी व्यक्ति ने कुछ कहा था या लिखा था उसको रिपोर्ट करने में, उसको बताने में किसी से कोई गलती हो गई तो क्या हो जाएगा? मिसकोट। मिसकोट कर दिया भाई, मिसकोट कर दिया तो उसको ट्विस्ट कर दिया, मिसस्टेट कर दिया, डिस्टॉर्ट कर दिया, चेंज कर दिया ना उसमें सब कुछ, ठीक है? तो वो इसका मीनिंग हो जाएगा। अच्छा यूनिटी, यूनिटी अगर है तो यूनियन संघ बन जाएगा, एकता है। तो जब आप यूनिटी से कोई काम करते हो, मिलकर काम करते हो तो इंटीग्रेशन हो जाएगा, इंटीग्रेशन, ठीक है? एंड आप कह सकते हैं कोलिशन। और क्या-क्या बनाते हैं हम? एसोसिएशन बनाते हैं, फेडरेशन बनाते हैं, फेडरेशन बनाते हैं, ठीक है? बाकी सारे वर्ड्स जो हैं कॉमन हैं। फेडरेशन बनाते हो, यूनिफिकेशन हो जाता है, ठीक है? अमेल्गमेशन होगा, अमेल्गमेशन। हाँ, हम ये कर सकते हैं, इससे कुछ वर्ड्स याद करते हैं देखो। अगर लोग मिल-जुल कर काम कर रहे हैं किसी संघ में, इंटीग्रेशन में, यूनियन में, एमैल्गमेशन में, तो उनके अंदर क्या होगा? उन सब के अंदर हार्मनी होती है। उन सब के अंदर एकता होती है तो आप कह सकते हैं कॉनकॉर्ड एंड अकॉर्ड होता है, एग्रीमेंट होता है। ठीक है? इन सब के बीच में एग्रीमेंट होता है और इनमें सिमेट्री होती है और यूनैनिमिटी होती है। यूनैनिमिटी, एकता होती है। अकॉर्ड, कॉनकॉर्ड, हार्मनी, ठीक है? ये सब होता है। अच्छा इन्हीं के अंदर आप कह सकते हैं सिंथेसिस, सॉलिडैरिटी, सिंथेसिस और सॉलिडैरिटी भी होती है। सिंथेसिस, सॉलिडैरिटी, ठीक है? कॉन्करेंस, एकता के लिए आ रहे हैं सारे वर्ड्स भी, सबके बीच में हार्मनी है, शांति है, एक दूसरे के विचारों से ये लोग सहमत होते हैं। आंसर हमारा हो जाएगा असेस। आप असेस करते हैं, असेसमेंट करते हैं, किसी चीज का आकलन करते हैं, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 20। दे कुड ऑलवेज स्टे इन, दे कुड ऑलवेज स्टे इन और गो फॉर अ वॉक। ये कह रहा है कि जो अंडरलाइन वर्ड है इसको रिप्लेस कर सकते हो क्या? इसको सब्स्टिट्यूट कर सकते हो क्या आप? इसकी जगह कुछ और लगा सकते हो। और आ रहा है यहाँ पे, हमारा कॉम्बिनेशन क्या होता है? आइदर और, तो आइदर लगा दो। दे कुड आइदर स्टे इन और गो फॉर अ वॉक, या तो वो अंदर रहे या फिर वॉक के लिए जाएं, दोनों में से एक काम। नाइदर के साथ क्या आता है? नॉर आता है। नॉट ओनली के साथ क्या आता है? नॉट ओनली बट ऑल्सो आता है। हेड बेटर मॉडल की तरह काम करता है, लेकिन ऐसा तब आता है जब आप किन्हीं दो सिचुएशन में ये कहते हैं कि भाई ये करना बेहतर होगा, दो में से कंपैरिजन करते हैं, जब आप, जबकि आपने यहाँ क्या लिखा है? और, इसलिए आंसर हो जाएगा आइदर, ठीक है? चलिए बच्चों, अब हमारा क्लोज टेस्ट का ये पैराग्राफ है। हम इसको, पहले भी मैंने आपसे कहा है कि ऑलवेज रीड द पैराग्राफ विदाउट कंसीडरिंग ऑप्शंस। बिना ऑप्शंस के पहले पूरे पैराग्राफ को पढ़ोगे, पैसेज को पढ़ोगे। दिस इज द रॉन्ग अप्रोच कि आप हर एक सेंटेंस को पढ़ के हर एक ब्लैंक स्पेस को भरने की कोशिश करते हैं ऑप्शन से। गलत अप्रोच है, क्योंकि जब तक हमें पैसेज की टोन का नहीं पता लगेगा आगे पढ़ के, तब तक आप ऑप्शंस को अच्छे से फिल नहीं कर पाएंगे। तुक्का लग सकता है बट एक अच्छी हैबिट नहीं है। एज अ रिजल्ट ऑफ कोविड-19, कोविड के बारे में बात करें, आपने देखा कोविड पर बेस्ड बहुत सारे पैसेजेस आ रहे हैं ना। कोविड-19 का जो रिजल्ट है, द क्विक डैश टू डिजिटल ट्रेनिंग हैज एक्सपोज्ड। एक्सपोज होता है जब आप किसी चीज को रिवील कर देते हैं, दुनिया के सामने लाते हैं। एक्सपोज करने का मतलब थोड़ा नेगेटिव है। कोई ऐसी चीज तो दुनिया के सामने नहीं आनी चाहिए, वो आ गई, नेगेटिव चीज को उजागर किया, दुनिया के सामने लाया आपने। द क्विक डैश कुछ है डिजिटल ट्रेनिंग के लिए, वो रिवील हो गया है, ठीक है? एक्सपोज क्या? द हैजार्ड्स ऑफ स्टूडेंट डिसएंगेजमेंट। डिसएंगेजमेंट मतलब स्टूडेंट्स का एंगेजमेंट नहीं हो पा रहा है पढ़ाई में। बच्चों का जो स्टडी करने का स्पैन है, पेशेंस है, वो खत्म हो रहा है, पढ़ नहीं पा रहे हैं बच्चे अच्छे से। तो और हैजार्ड्स का मतलब क्या है? थ्रेट्स। हैजार्ड्स मतलब थ्रेट्स, डेंजर्स, रिस्क। डेंजर हो गया, रिस्क हो गया, पेरेल हो गया, इन सब का मतलब क्या है? खतरा।
तो बच्चों के डिसएंगेजमेंट के जो हैज़ार्ड्स हैं, उनको एक्सपोज़ कर दिया है एंड द रिजल्टिंग कॉन्सिक्वेंसेज़ और जो इसके परिणाम स्वरूप जो रिजल्ट्स निकले हैं ऑफ लोअर स्टूडेंट परफॉर्मेंस। जो लोअर स्टूडेंट परफॉर्मेंस हो रहा है ना, बच्चा अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पा रहा है कोविड के बाद में, उन सब के रिजल्ट्स की बात कर रहे हैं, उसका रिजल्ट है ये। अक्रॉस डैश कोर्सेज़, द लेटेस्ट डैश हैज़ ऑल्टर्ड मतलब का मतलब होता है किसी चीज़ को छोटा कर देना, चेंज करना भी होता है बट छोटा करना भी होता है। द लेटेस्ट डैश ने कुछ छोटा कर दिया है, श्रिंक कर दिया है द एजुकेशन ऑफ मिलियंस ऑफ पीपल अराउंड द वर्ल्ड। पूरी दुनिया में बहुत सारे बिलियंस ऑफ लोगों की एजुकेशन को कम कर दिया है। न्यू अप्रोचेस एंड इम्प्रूवमेंट्स इन द स्कूल सिस्टम आर अर्जेंटली रिक्वायर्ड। बिल्कुल, अब वो कह रहे हैं कि कोविड के बाद बहुत सारी चीजें चेंज हुई हैं, तो नई अप्रोच और इम्प्रूवमेंट सुधार की जरूरत है और अर्जेंटली रिक्वायर्ड है स्कूल सिस्टम में। स्कूल का सिस्टम बदला जाना चाहिए। कंसीडरिंग द इंक्रीजिंग डिजिटल डिवाइड। इंक्रीजिंग डिजिटल डिवाइड का मतलब क्या है? व्हाट इज द डिजिटल डिवाइड? डिजिटल डिवाइड मतलब आज भी, क्योंकि हमारे पास सब कुछ है, इंटरनेट है, हमारे पास मोबाइल फोन है, एंड्रॉइड है, सब कुछ है। ऐसे बहुत लोग हैं जिनके पास फोन तक नहीं है। आप स्मार्टफोन तो छोड़िए, फोन तक नहीं है। दिस इज कॉल्ड डिजिटल डिवाइड। ठीक है। द स्ट्रेटेजी में एग्जैसरबेट का मतलब होता है वर्सन, बद से बदतर बना देना। टू मेक अ सिचुएशन वर्स विच इज ऑलरेडी बैड, बिगाड़ देना। मे एग्जैसरबेट एग्जिस्टिंग इनइक्वालिटी डिस्पैरिटीज, जो असमानता चल रही है ना अभी ऑलरेडी जो चल रही है, हो सकता है कि ये जो डिजिटल डिवाइड है इसको और ज्यादा बिगाड़ दे, और ज्यादा खराब कर दे। ठीक है, और ज्यादा स्थिति खराब हो जाए। मोर देन 500 मिलियन स्टूडेंट्स, 500 मिलियन स्टूडेंट से ज्यादा एट वेरियस लेवल, जो कि अलग अलग लेवल्स पर थे अराउंड द वर्ल्ड, वर फोर्स्ड टू डैश देयर स्टडीज। उनको अपनी पढ़ाई डैश करने के लिए कहा गया। देखेंगे क्या करने के लिए कहा गया। दीज चेंजेस हैव कॉज्ड, इन सब चेंजेस की वजह से क्या हुआ, एंड विल कंटिन्यू टू कॉज, और ये आगे भी किसी चीज का कारण बनेंगे, और किस चीज का, सम इनकन्वीनियंस। भाई ये जो चेंजेस हुए ना, वो पहले भी कारण बने और आगे भी कारण बनेंगे असुविधाओं का। बट दे विल ऑल्सो फोस्टर, अब बट लिख के कॉन्ट्राडिक्शन कर दिया कि बट दे विल ऑल्सो फोस्टर इनोवेशन एंड फ्यूचर रिफॉर्म्स इनसाइड दिस एजुकेशन सिस्टम। लेकिन इस बात को भी नकारा नहीं जा सकता कि अ, ये जो इनकन्वीनियंस हुई है कोविड के बाद, इसके बाद इनोवेशन, नई नई चीजें आएंगी और फ्यूचर में बहुत सारे सुधार भी होंगे हमारे एजुकेशन सिस्टम में। सुधार तो हुआ ही है ना। आज देखिए, हम एक कमरे के अंदर इतने सारे बच्चों को पढ़ा सकते हैं, पूरे भारत में लोग हमें देख सकते हैं, तो चेंज तो हुआ है सब कुछ। ड्यूरिंग अ ग्लोबल कोविड 19 पेंडेमिक, द पाइलॉन इफेक्ट, पाइलॉन इफेक्ट का मतलब होता है तेजी से किसी चीज का बढ़ना। कि कोविड 19 पैंडेमिक जो कि ग्लोबल था, उसके जो तेजी से बढ़ने वाले इफेक्ट थे कोरोना वायरस के, कैन हैव लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेस फॉर स्कूलिंग। स्कूलिंग के लिए वो काफी लॉन्ग टर्म परिणाम साबित हो सकते हैं। नोटेबली फॉर द मोस्ट वल्नरेबल का मतलब क्या होता है? ससेप्टेबल। और वल्नरेबल कौन होता है? इजीली इन्फ्लुएंस, जिन पर जो थोड़े कमजोर होते हैं, जिन पर आसानी से फर्क पड़ता है। ठीक है, जो आसानी से इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। तो आपने कहा कि स्कूल पे इसके लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेज है, और स्पेशली किन पर? जो वल्नरेबल थे, मोस्ट वल्नरेबल चिल्ड्रन डैश बेसिक कोर लर्निंग। वो बच्चे जिनका बेसिक कोर लर्निंग, जिसमें रीडिंग, मैथ, लैंग्वेज ये सब आता है, वॉज वीक, वो कमजोर था, जिससे वो किसी चीज को शुरू कर सकते हैं। फेस अ सिग्निफिकेंट रिस्क ऑफ रिग्रेशन, वो इसका काफ़ी इम्पोर्टेंट रिस्क फेस कर सकते हैं। और रिग्रेशन का मतलब क्या है भाई? रिग्रेशन का मतलब है पीछे, और पीछे छूट सकते हैं वो इस वजह से। ड्यूरिंग कोविड 19 के दौरान मिलियंस ऑफ चिल्ड्रन, बहुत सारे बच्चे हुज राइट, जिनका राइट टू एजुकेशन ऑलरेडी वायलेटेड था, मतलब ऑलरेडी उसको वायलेट कर दिया गया था। ठीक है, राइट टू एजुकेशन को, उनको वैसे ही पढ़ाई करने को नहीं मिल पा रहा था। उनमें पर्टिकुलरली कौन? गर्ल्स आर एक्सपोज टू ग्रेटर हेल्थ एंड वेल बीइंग हैजर्ड्स। भाई ऐसे लोग जिनको पहले से ही पढ़ाई करने को नहीं मिल रहा था, जिनमें गर्ल्स हैं, वो एक्सपोज हो गई हैं ग्रेटर हेल्थ एंड वेल बीइंग हैजार्ड्स, बोथ साइकोलॉजिकल एंड फिजिकल। भाई उन्हें साइकोलॉजिकल, फिजिकल दोनों तरीके की हैजार्ड्स आ रहे हैं, दिक्कतें आ रही हैं। ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट योर पैसेज। ठीक है, चलो अब हम क्या करते हैं, इसके ऑप्शन से इसको पढ़ कर देखते हैं।
एज़ अ रिज़ल्ट अच्छा पहले तो हम एक बार देखें टोन क्या है इसमें पैसेज में ये बताया जा रहा है कि कोविड-19 से जो भी चेंजेज़ हुए थे, एजुकेशन सिस्टम में जो चेंजेज़ हुए थे, उससे बहुत सारी नेगेटिव चीज़ें हुई हैं, ठीक है? मतलब नेगेटिव टोन तो है पैसेज का, ये मुझे पूरा पैसेज पढ़ के समझ में आया। एज़ अ रिज़ल्ट ऑफ कोविड-19 द क्विक डैश टू डिजिटल ट्रेनिंग क्या हुआ था क्विक एंड हो गया था कि डिजिटल ट्रेनिंग का? एंड थोड़ी हुआ था, शुरुआत हुई थी डिजिटल ट्रेनिंग की कोविड-19 में, सब कुछ ऑनलाइन आ गया था एकदम से ऑफलाइन से, तो एंड थोड़ी हो गया था, है ना? सेट नहीं हुआ स्टैग्नेशन स्टैग्नेशन का मतलब होता है एक ही जगह कोई चीज़ रुक गई, ठहराव ठहराव और स्टैग्नेशन इन समथिंग होता है, जबकि यहाँ टू आ रहा है, स्टैग्नेशन इन नहीं, यहाँ होगा ट्रांज़िशन, ट्रांज़िशन का मतलब होता है बच्चों बदलाव। बदलाव आया था ना, ऑफलाइन से सब कुछ ऑनलाइन में कन्वर्ट हो गया था, तो पहला हो जाएगा आपका ट्रांज़िशन, ठीक है? has exposed the hazards to students disengagement and the resulting consequences of lower student performance across कौन से कोर्सेज थे भाई जिसमें स्टूडेंट के डिसएंगेजमेंट और रिजल्टिंग कॉन्सिक्वेंस में लोअर स्टूडेंट परफॉर्मेंस को बताया जा रहा है कम थे क्या वो बहुत कम थे क्या ना के बराबर थे क्या नहीं पर्टिकुलर किसी विशेष कोर्स की बात की है क्या नहीं आपने उसको लिमिट कर दिया क्या नहीं न्यूमरस अनेक बहुत सारे कोर्सेज में बच्चों का जो लोअर परफॉर्मेंस दिख रहा है ना, ये इसका परिणाम है कोविड-19 के मतलब इसके जो रिस्क आए ना कोविड-19 से जो चेंज आया उसके रिस्क जो है, उनमें एक ये भी है कि लोअर स्टूडेंट परफॉर्मेंस नज़र आ रहा है, वेरियस कोर्सेज़ में बहुत सारे, तो लिमिटेड नहीं है वो, ठीक है? चलो और वैसे भी देखो यहाँ पर लिमिट ना वर्ब है, अगर लिमिटेड होता तो हम एक बार कंसीडर कर सकते थे। एज अब आगे देखिए द लेटेस्ट डैश हैज ऑल्टर्ड द एजुकेशन ऑफ मिलियंस ऑफ पीपल द लेटेस्ट क्या किसकी बात हो रही है भाई कोविड-19 की बात हो रही है ना तो लेटेस्ट क्या था भाई लेटेस्ट पेंडेमिक था लोकल थोड़ी था अब रही बात इन तीनों में क्या डिफरेंस है तो देखो पेंडेमिक होता है जो ग्लोबल होता है पेंडेमिक होता है जो ग्लोबल होता है जो एक बार एक बीमारी का आउटब्रेक हुआ और वो पूरी दुनिया में इन अक्रॉस द कॉन्टिनेंट सारे कॉन्टिनेंट्स पे फैल गया वो तो है आपका पेंडेमिक अब रही बात एंडेमिक और एपिडेमिक की तो देखो एंडेमिक जो है वो स्थानीय रोग होता है मैं इसको और थोड़ा अभी डिटेल में समझाती हूँ आपको स्थानीय रोग एक पर्टिकुलर ग्रुप या पर्टिकुलर रीजन के लोगों में होता है पर्टिकुलर क्षेत्र के लोगों में ये होता है और एपिडेमिक जो होता है वो एक स्पेसिफिक कम्युनिटी में होता है विद इन अ स्पेसिफिक कम्युनिटी ठीक है फॉर एग्जाम्पल जैसे देखिए हमने बात करी मलेरिया की अब मलेरिया जो है वो एक स्थानीय रोग है ट्रॉपिकल रीजन्स में होता है डजंट कॉज सडन लार्ज आउटब्रेक फॉर एग्जाम्पल जैसे आपने कहा भाई एक एरिया है मान लो एक एरिया है जहाँ का कोई भी एरिया ले लो आप वहाँ का पानी बहुत खराब है बहुत गंदगी रहती है वहां पर और वहाँ आसपास जो है लगभग 1000-1500 लोग रहते हैं अब उस पानी की वजह से वो जो सांस ले रहे हैं उस पर्टिकुलर माहौल में उस वजह से उन्हीं 1000-1500 लोगों को कोई भी बीमारी डायरिया हो गया कुछ और हो गया अब वो फैल थोड़ी ना जाएगा क्योंकि वो जो वहाँ की स्थिति है पानी खराब होने की वजह से गंदगी की वजह से वो उन्हीं लोगों के बीच में हो रही है जो वहाँ के रीजनल लोग हैं वहीं तो वहीं के वहीं है ना इसलिए उसको क्या कहोगे आप वो आपका है स्थानीय रोग वो एंडेमिक है एंडेमिक और एपिडेमिक एपिडेमिक क्या होता है वो एक स्पेसिफिक कम्युनिटी में होता है चलो जैसे हम इसको क्या लेते हैं इसको हम समझते हैं इससे कोविड से ही समझते हैं जैसे कोविड है अब ये कंट्रोवर्सी तो है कि ये कहाँ हुआ था कहाँ नहीं हुआ था बट हम एग्जाम्पल के लिए समझ रहे हैं ये चाइना से इसकी शुरुआत हुई थी है ना चाइना से इसकी शुरुआत हुई थी तो जब ये मान लो चाइना में आउटब्रेक हुआ और चाइना के चाइना में ही रहता तो आप इसको क्या कहते आप इसको कहते एपिडेमिक अगर वो चाइना के चाइना में रहता तो वो क्या हो जाता आपका एपिडेमिक अब कहते हैं कि चाइना में भी इसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी वुहान से अब वुहान में मान लो ये वुहान के वुहान में ही रहता एक छोटा हो गया ना वुहान में ही रहता वहां से पूरे चाइना में भी ना फैलता तो वो एक स्थानीय एक रीजन में हो जाता उसको क्या बोलते हैं आप उसको बोलते हैं आप एंडेमिक वुहान में अगर रहता इससे समझ में आया तो आप ये कह सकते हैं कि जो सबसे छोटा है वो एंडेमिक है उससे ऊपर बढ़ा वो एपिडेमिक है और फिर वो फैल गया पूरी दुनिया में वो है पेंडेमिक ठीक है इसलिए इसका आंसर पेंडेमिक हो जाएगा
More than 500 million students at various levels around the world were forced to dash their studies. भाई उनको क्या किया गया था, क्या करने के लिए फोर्स किया गया था? सस्पेंड देयर स्टडीज। आप सस्पेंड करते हो क्या स्टडीज को? हाँ बिल्कुल करते हैं, सस्पेंड करते हैं। रीओपन, भाई रीओपन की तो बात ही कहाँ से आ गई? रीओपन, उनको तो कितने सारे चैलेंजेस आ रहे थे, डिजिटल डिवाइड है, बहुत लोग क्लासेस नहीं कर पा रहे थे ऑनलाइन, तो उनको बोला रीओपन कर दो, रीओपन योर स्टडीज। बिल्कुल भी नहीं, शिकायत कर रहा है वो, रीओपन नहीं आएगा। रिज्यूम, रिज्यूम मतलब वही फिर से अपनी पढ़ाई शुरू कर दो। जबकि यहाँ तो पहले से कह रहे हैं कि बहुत बच्चों का राइट टू एजुकेशन तो ऑलरेडी वायलेटेड था, तो रिज्यूम और कैरी ऑन करने के लिए भी नहीं कहा जा रहा कि आप कैरी ऑन करो क्योंकि शिकायत हो रही है, तो नेगेटिव वर्ड आएगा। और देखो यहाँ फोर्स जा रहा है, फोर्स आ रहा है तो हम ऐसा मान के चल रहे हैं कुछ नेगेटिव ही आएगा आगे, तो क्या आना चाहिए? सस्पेंड। भाई उनको फोर्स कर दिया गया बहुत सारे लेवल पे बच्चों को कि आप अपनी पढ़ाई छोड़ दें। These changes have caused and will continue to cause some inconvenience. इस प्रकार के चेंजेस से बहुत सारी असुविधा हुई, लेकिन ये भी हुआ कि भाई इनोवेशन और फ्यूचर रिफॉर्म्स भी आए एजुकेशन सिस्टम में। कोविड 19 के दौरान जो तेजी से इफेक्ट्स हुए थे, कोरोना वायरस कैन हैव लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेस फॉर, अभी स्कूलिंग के बारे में बता रहे हैं, मोस्ट वल्नरेबल वो बच्चे क्या? डैश बेसिक, वो बच्चे जिनका बेसिक कोर लर्निंग जिसमें रीडिंग मैथ और लैंग्वेज का पार्ट आता है, तो वो बच्चे जिनका बेसिक, मुझे यहाँ क्या चाहिए? मुझे यहाँ पर पजेसिव केस चाहिए, संबंध बताने वाला पजेसिव केस। तो संबंध बताने के लिए कौन सा वर्ड है? हुज है ना। हु का केस तो क्या है आपका? सब्जेक्टिव केस है। हुम का केस क्या है? ऑब्जेक्टिव केस है ना। और विच जो है वो नॉन लिविंग और एनिमल्स के लिए आता है, संबंध नहीं बताता, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? हुज। जिनके बेसिक्स क्या थे? कोर लर्निंग वीक थी, उनको बहुत दिक्कत आई, उन्होंने बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट रिस्क को फेस किया। बहुत सारे बच्चे जिनका राइट टू एजुकेशन ऑलरेडी वायलेट था, जिनमें गर्ल्स थी, ठीक है, वो और ज्यादा एक्सपोज हो गई, उनको ज्यादा ग्रेटर साइकोलॉजिकल और फिजिकल हैजर्ड्स के लिए वो एक्सपोज हो गई ज्यादा, उनको चैलेंज फेस करने पड़े, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट द चैलेंजेस फेस्ड बाय दीज गर्ल्स एंड स्टूडेंट्स। क्या क्या हुआ कोविड 19 के बाद, किस तरह के चेंजेस आए, ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, ऑल्टरेशन हुआ, कुछ अच्छे इफेक्ट्स भी थे। दिस इज अबाउट ऑल अबाउट दिस पैसेज। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। प्लीज राइट डाउन योर कमेंट्स एंड प्लीज लेट मी नो व्हाट एग्जैक्टली आर यू गेटिंग फ्रॉम दीज वीडियोस। आई एम डेस्परेटली वेटिंग फॉर योर कमेंट्स। बहुत कंजूसी करते हैं आप लोग कमेंट्स को लिखने में। प्लीज 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 कमेंट्स लिखिए, वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए एंड सबसे पहले लाइक कर दीजिए। थैंक यू सो मच, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।